Hello everyone, welcome to the fast track revision of the chapter Gravitation, wherein we are going to complete this chapter within 10 to 15 minutes. So we are going to majorly focus upon the formulas and वो सारी चीजें जो important है for this particular chapter. Will not be going in more detail या कोई example discussion, question discussion, nothing, because this is just a one shot video. Let's start. Gravitation 6 parts में divided है. सबसे पहला part Newton laws of gravitation. Newton laws of gravitation. Let us consider there are two masses which are given over here, the m1 mass and the m2 mass. They are placed at a distance r. तो जो force लगेगा वो लगेगा directly proportional to the product of masses, inversely proportional to the square of distance. So F is equal to g m1 m2 upon r square. Proportionality sign हटेगा तो g आएगा. G की वैल्यू 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर. ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा और हर जगह पे लगेगा. ऐसा नहीं है कि वैक्यूम होगा तो नहीं लगेगा, एवरीवेयर इट इज अप्लाइड. वेक्टर फॉर्म कैसे होगा? वेक्टर फॉर्म होगा, आप उसका डायरेक्शन मेंशन कर दो. हमें पता है आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर. जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो आंसर ये आएगा जी m1 m2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. अगर ये वाला डायरेक्शन है, जैसे ये 1 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल है, फोर्स पहला वाला भी दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा वाला भी पहले पे लगा रहा है, तो इस कंडीशन में फोर्स ऑन 2/1 एंड फोर्स ऑन 1/2 इज गोइंग टू डिफर बाय द डायरेक्शन. और जब कोई भी चीज डायरेक्शन से हटती है तो एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव होगी. जैसे F12 है जी m1 m2 आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, तो F21 है माइनस जी m1 m2 आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. आप यहाँ पे नेट फोर्स इस पार्टिकल पे निकाल सकते हो. ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए जो फोर्स होता है वो होता है जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर. आप इस डी एम का इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो जब इस डी एम का इंटीग्रेशन होगा तो डी एम अपॉन आर स्क्वायर होगा. हम मास को लिख सकते हैं कैसे? लैम्डा इंटू लेंथ. ठीक है, लैम्डा जो होती है वो मास अपॉन लेंथ होता है, तो लैम्डा अपॉन लेंथ लिख सकते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी मास विच इज गोइंग टू बी लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. और इसका इंटीग्रेशन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. तो बेसिकली एक्सटेंडेड बॉडी के लिए इंटीग्रेशन करना होता है. तो तीन चीजें याद रखनी होती है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि अगर ऐसा अर्थ मून सिस्टम आ जाए तो फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. अगर एक्सटेंडेड बॉडी आ जाए तो जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर. और अगर ऐसा आ जाए तो फिर ऐसा दो एक्सटेंडेड बॉडीज कोर्स में नहीं है. ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये होता है कि आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना होता है. न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा. तो ये न्यूट्रल पॉइंट है मान लो. तो जो भी मासेस गिवन होंगे आपको एक को एक्स डिस्टेंस पे मानना है, तो एक को जो भी टोटल डिस्टेंस होगा डी जैसे मान लो, तो डी माइनस एक्स डिस्टेंस पे मान के उन दोनों को क्या कर देना है? इक्वल कर देना है. Okay, then we have acceleration due to gravity and Riske variation. So there are four things that have to be remembered. हमें पता है force is equal to mass into acceleration होता है. तो acceleration is nothing but it is force upon m. We know the value of force g mm upon r square. जिसका भी acceleration निकालना है उस mass को divide कर देते हैं. अब इधर क्या होता है? Variations of g है, and these variations of g are very important. But before that, अगर किसी भी दो particles की density same है तो the value of g will be directly proportional to the value of capital R. This is very important कि वो रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वेरिएशंस ऑफ जी शेप के वजह से हो सकते हैं. तो शेप के वजह से हमेशा पोल पे क्या होता है कि पोल पे जो डिस्टेंस है ना वो आपका यहाँ पे जो पोल वाला डिस्टेंस है और जो इक्वेटर वाला डिस्टेंस है, इक्वेटर का डिस्टेंस पोल के डिस्टेंस से ज्यादा है. जो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे ग्रेविटेशन कम लगेगा. तो जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइट के वजह से फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई द होल स्क्वायर, या फिर जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई. ये वाली भी एक फॉर्मूला होती है जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिया जाता है, जब हाइट काफी कम है तब. जब परसेंटेज चेंज पूछा जाएगा तो 2h upon re into 100. Similarly, variations with depth d कितना होगा? तो g dash is equal to g 1 minus d upon re and d upon re into 100. हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि जब तक हम अर्थ के सरफेस पे जा रहे हैं तब तक g की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है. आफ्टर दैट g is inversely proportional to the square. Okay, important relation होता है डेप्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट. दिस इज d is equal to 2h.
अगर हमें ग्रेविटी सेम करनी है तो ऐसे रोटेशन ऑफ अर्थ के वजह से भी जी की चेंजेस होते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओके, फिर वेटलेसनेस फील करनी है तो क्या करेंगे, दैट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क पावर एनर्जी में अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आता तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच लिखते, बट ग्रेविटेशन में आया है तो वो वर्क डन होगा in bringing a mass m from infinity to point r under the influence of gravitation force। हम infinite से एक point r पे ला रहे हैं gravitation force के influence में किसी particle को, तो potential energy माइनस जी एम एम अपॉन आर होती है, with respect to infinity होती है, इसीलिए इसको ऐसे लेते हैं। जनरली इसको सॉल्व करने का तरीका u final माइनस u initial is equal to change in kinetic energy, कभी कभी दोनों को इक्वल करना होता है। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला डेल्टा u इज इक्वल टू एम जी एच वन प्लस एच अपॉन आर ई कैन हेल्प इन दोज टाइम्स। पूरा करने से बेटर है। बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी जिससे वो अर्थ के सरफेस पे जुड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है जिससे वो क्या हो रहा है, उसके पास अट्रैक्ट हो रहा है। बाइंडिंग एनर्जी होगी जिसका ऑपोजिट होगा पोटेंशियल एनर्जी का। सो बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाउ मच एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द बॉडी सो दैट उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, तो जी एम ई एम अपॉन आर ई। एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट टू जी आर ई। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर किसी भी प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर है ना, तो वो एटमॉस्फेयर ओनली बिकॉज ऑफ दिस एस्केप वेलोसिटी ही है। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक ये वाला पॉइंट है कि आप टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल करते हैं। हाइट को आप लिख सकते हैं आर वी स्क्वायर अपॉन एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस अंडर रूट वी एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। और ब्लैक होल में जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है टू द लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सैटेलाइट की बात करेंगे तो सैटेलाइट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पे मूव करती है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जो होती है अंडर रूट जी एम अपॉन आर या फिर अंडर रूट स्मॉल जी आर। ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम, जिससे केप्लर्स का थर्ड लॉ फुलफिल होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एनर्जी तीन तरीके की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, वहीं पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस जी एम एम बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस जी एम एम बाई टू आर। तो ये उसका रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी बाई टू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। केप्लर्स लॉज क्या है, केप्लर्स ने तीन लॉ दिए। पहला लॉ था कि प्लैनेट्स जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं विद द सन अमंग इट्स वन फोकाई, तो वो एक सेमी मेजर एक्सिस है, एक सेमी माइनर एक्सिस है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है तो जो भी चीजें होगी वो इलिप्स के फॉर्मेट में होगी। सेकेंड लॉ जो था कि एक्सियल वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी प्लैनेट स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जो डी ए बाई डी टी है, जितना एरिया उसने जितने टाइम में कवर किया उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। एल की वैल्यू एम वी आर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड नहीं है तो एल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू, ये वाला, क्योंकि एक्सटर्नल जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। आप इसका ऑलवेज कन्वर्जन कर सकते हो। एंड थर्ड लॉ इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर सर्कल है तो रेडियस आएगा, अदरवाइज एलिप्स के लिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब विच इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। तो यहाँ से टी स्क्वायर जो है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, जो अभी हमने देखा, तो वो यहाँ पे आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय।